हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज़ अंशु सिन्हा और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले 2-3 दिन के बाद मैं आज आपके साथ फिर से एक विषय पर आई हूँ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों का इंटरव्यूज़ जो है वो कैसा जा रहा है? किस तरीके का अनुभव मिल रहा है? क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स भी आए हैं इस बीच में मैंने कुछ-कुछ पढ़ा भी उनके उनके इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों ने शेयर किया। सोशल मीडिया पे कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं मेरे फेसबुक के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे जा रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या कुछ सीखने को मिला? क्या वो टी की टेक अवे है जो आपको इस इंटरव्यू के बाद आप अगली बार जब भी आपको अगला मौका मिले, तो वो क्या चीज़ें होंगी जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे? और वो तो वीडियो की जो शुरुआत है वो मैं एक जॉब रिक्रूटमेंट से लेकर चलती हूँ। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक रिक्रूटमेंट आई है। आईसीएसएसआर की जो प्रोजेक्ट वैकेंसी है इसके बारे में एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन है, मैं उसके बारे में आपको फटाफट बता दूँ कि वो क्या है बेसिकली। तो बड़ौदा में है ये आईएसएसआर फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भर्ती निकाली गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च आईसीएसएसआर द्वारा फंडेड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत निकाली गई है। प्रोजेक्ट का नाम है द फाउंडेशंस एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ धर्मा एंड आश्रम्स इन इंडिया इन इंडियन नॉलेज टेक्स्ट वो आपको पता चल जाएगी। स्टडी ऑफ मॉडर्न डे फैमिली सिस्टम, ठीक है, यानी ये रिसर्च भारतीय ज्ञान परंपरा पर वर्णित धर्म और आश्रम व्यवस्था तथा आधुनिक परिवार व्यवस्था के संबंधों पर अध्ययन पर है। तो यदि आपकी रुचि इंडियन नॉलेज सिस्टम से है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस की कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और लेकिन जान लीजिए कि वैकेंसी कितनी है। इस भर्ती के लिए कुल 3 पद हैं। पहला रिसर्च असिस्टेंट के लिए सिर्फ़ रिसर्च असिस्टेंट के लिए सिर्फ़ 1 पोज़ीशन है और फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सिर्फ़ 2 पोज़ीशंस हैं, ठीक है? और सीट बहुत कम है, यानी कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई है। अम इसमें रिसर्च असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो प्रोजेक्ट के बाद आप ये कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपको रेगुलराइज़ कर देंगे या फिर आपकी पोज़ीशंस बनी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी, मैं आपको सिर्फ़ कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, मैं उसके सारे तथ्यों और मूल्यों आई मीन वो कितना उसकी वैल्यू के साथ मैं आपको बताऊँगी कि आपको आप देख लीजिए, मतलब दिस इज़ समथिंग अप टू यू, ओके? 55% मार्क्स चाहिए नेट स्लेट, एमफिल या पीएचडी है और साथ ही 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और आपके पास रिसर्च का अनुभव है, तो ये सारी बेसिक जानकारी है जो आपको इसमें ऑलरेडी मिल जाएगी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी है ये, ठीक है? तो ये सब कुछ वही है, सारी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ इसमें मेंशन है। मेरा सबसे बड़ा लेकिन जहाँ पे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ वो है 37,000 कंसोलिडेटेड सैलरी, ओनली 37,000 और 20,000 इज़ फॉर द फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहूँगी, वो यही है कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेट माँग रहे हैं, स्लेट, एमफिल या पीएचडी, ये सारी जो योग्यताएँ वो माँगते हैं। मतलब ये सब में आप देखे होंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस हैं। तो आज के समय में इतनी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी आई मीन उम्मीदवार जो है इतने सालों तक रिसर्च करने के बाद, पेपर पब्लिश करने के बाद एकेडमिक अनुभव रखते हैं और सैलरी उनको मिलती है 37,000। कई उम्मीदवारों की योग्यता जो कह सकते हैं, इसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो इसी प्रकार फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी है। तो ये बस मैं यही कहूँगी कि अगर इतने बड़े फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी इतनी कम सैलरी के साथ वो लोगों को और एक्सपेक्टेशन भी हाई रहेगा उनका कि आपकी डिलिवरेबल्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए और हर दिन आपसे आपके पूरे आउटपुट का विवरण लिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, ये सब कुछ किया जाएगा और हाथ में तनख्वाह देते हैं सिर्फ 37,000 वो इस सारे प्रोजेक्ट्स में सैलरी को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए क्योंकि आप जिस तरीके की डिमांड्स वहाँ पे लिखते हैं कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो थोड़ा उनकी एसेंशियल सैलरी पर भी ध्यान देनी चाहिए कि इट शुड बी ए रिस्पेक्टेबल अमाउंट, ठीक है? आप एक रिसर्चर को हायर करते हैं तो उनको थोड़ी रिस्पेक्टेबल अमाउंट तो दीजिए, इतनी कम सैलरी में क्या किसी का इंटरेस्ट डेवलप होगा वहाँ पे काम करने का? वो भी उनको पता है द ग्राउंड रियलिटी दैट आफ्टर द प्रोजेक्ट एक बार प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगी, उसके बाद उनको वापस अपना बढ़िया बिस्तर बाँधना है और फिर निकल चलना है। तो अगर मैं इस भर्ती के लिए अपने कुछ 3 शब्द कहूँ, तो वो बस यही होंगे कि अच्छा रिसर्च अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन इसका रेम्यूनरेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में काम करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत बड़ा अवसर है और आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट का अनुभव आपके सीवी को भी मजबूत करेगा और भविष्य में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी या अन्य रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आवेदन करते हैं, तो ये अनुभव निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि आपकी प्राथमिकता अच्छी सैलरी है, तो फिर ये वैकेंसी शायद उतना आकर्षक ना लगे आपको। इसलिए आवेदन करने से पहले अपना करियर गोल, अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दोनों का संतुलन या मूल्यांकन जो है वो ज़रूर कवर कर अवश्य कर लीजिएगा। ये तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मेरा एक सवाल है सरकार से
और ये सिर्फ़ मेरा सवाल नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी नेट किया हुआ है, जेआरएफ किया हुआ है, वो पिछले कई वर्षों से एक स्थायी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। कई उम्मीदवार जो हैं वो 500, 600 कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके वो इंटरव्यू देने पहुँचे। किसी ने प्राइवेट कॉलेज में 20-25 हज़ार की नौकरी करते थे, वैसे तैयारी की, किसी ने गेस्ट फैकल्टी बनकर सालों तक पढ़ाया, किसी ने परिवार और बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाते हुए पीएचडी कंप्लीट की। लेकिन आज भी वही सवाल है कि आखिर कब तक परमानेंट वैकेंसीज़ आएँगी या आएँगी कभी या नहीं आएँगी? क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज़ का हालत अभी है, वो सब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल और इसी तरीके से विज़िटिंग के जो हैं, वो चीज़ें चल रही हैं इर्द-गिर्द। क्यों नहीं निकाल रहे हैं सरकार ये परमानेंट पोज़ीशंस? क्यों फ्रीज़ करके रखा हुआ है उन्होंने? ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, हम सबके दिमाग में होगा कि आखिरकार हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कब खुलेगी? बिहार सरकार से मेरे कुछ क्वेश्चन्स हैं, जो कि मैं सरकार से पूरी विनम्रता से के साथ कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ़ क्वेश्चन्स मेरे नहीं हैं, बल्कि ये क्वेश्चन्स लाखों शिक्षित युवाओं की आवाज़ है। इन सवालों का उद्देश्य किसी की आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक बेहतर, एक ट्रांसपेरेंट और कह सकते हैं कि नियमित भर्ती व्यवस्था की जो है वो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रिक्रूटमेंट का रोड मैप क्या है? आपने ड्राफ्ट तो निकाल दिया, गवर्नमेंट ने एक पूरी ड्राफ्ट निकाल दी। अब उससे रिलेटेड आगे की जानकारी हमें कब तक मिलेगी? तो बिहार में जो पूरी की पूरी रोड मैप जो है ड्राफ्ट के बारे आगे की क्या है? क्योंकि सिर्फ़ आपने 6 सब्जेक्ट्स के लिए अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोज़ीशंस के लिए निकाला, बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या? क्या उन्हें सिर्फ़ बाँटना पड़ेगा? कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट कोई रिक्रूटमेंट कैलेंडर लाएगी, जिससे कैंडिडेट्स को पता चले कि हर साल या हर 2 साल में कुछ रिक्रूटमेंट ज़रूर होगी? तो प्लीज़ पहले तो मुझे ये बताइए कि आगे के जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे जो और सब्जेक्ट्स हैं, उनका फ्यूचर आपके हाथों में है, तो उसका क्या करना है? दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ में सालों से खाली जो पद हैं, कितने हज़ार पद जो हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, जिनको फ़िल करने के लिए आप या तो किसी इंडस्ट्री से लोगों को बुला रहे हैं, या तो किसी विज़िटिंग फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पर लोगों को क वहाँ पर पढ़वा रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें, वो स्टूडेंट्स को, कोई परमानेंट टीचर्स मिलेंगे, परमानेंट फैकल्टी मिलेंगे? खाली पड़े पद जो हैं, वो कब भरे जाएँगे? कब आप उनको फ़िल करेंगे? क्या कोई रोड मैप है? जब बिहार की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी है, तो इन वैकेंट पोस्ट को प्रायोरिटी पर भरने की क्या प्लानिंग है? क्या स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए परमानेंट फैकल्टी की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं जाएगी? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा सवाल मेरा ये है कि सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही नहीं, दूसरे परमानेंट जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी रेगुलर वैकेंसीज़ जो है, वो कब तक आएगी? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकालें जो नेट या पीएचडी है। और भी कुछ पोज़ीशन्स आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि आज बिहार में लाखों एजुकेटेड यूथ जो हैं, वो सिर्फ़ टीचिंग जॉब्स के इंतज़ार में नहीं बैठे हुए हैं। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी अपॉर्च्युनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट कुछ अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में भी रेगुलर और टाइमली रिक्रूटमेंट का कोई रोड मैप लेकर आएगी? ताकि युवाओं को सिर्फ़ ये ना हो कि वो 1-2 रिक्रूटमेंट और सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की रिक्रूटमेंट या उसकी वैकेंसीज़ पर निर्भर रहना पड़े। ठीक है? उसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे परमानेंट रिक्रूटमेंट की जगह ले रहा है या ले सकता है? क्या अगर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट है तो परमानेंट रिक्रूटमेंट का कोई क्लियर टाइमलाइन कब तक आएगा? कब तक इस तरीके से इनसिक्योरिटी जॉब में बनी रहेगी? उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और कैंडिडेट फ्रेंडली और एस्पिरेंट फ्रेंडली जो है वो कब बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा? रिसेंट नोटिफिकेशन के बाद एक सवाल अभी जो नोटिफ़िकेशन आया है कल कि एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए रूल्स जो हैं वो पहले से क्लियर कर देने थे। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन या स्क्रूटिनी के स्टेज पर क्यों बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं? क्या फ्यूचर में ऐसी कोई सिस्टम डेवलप की जाएगी जहाँ एप्लीकेंट्स जो हैं अपने एप्लीकेशन को लेकर इंटरव्यू तक किसी कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट पर डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े? तो ये कुछ मेरे सवाल हैं जिसका मुझे इंतज़ार है कि कुछ इस तरीके से कुछ जवाब ज़रूर आए इस की ज़रूरत नहीं है, बिहार को एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम की ज़रूरत है। ऐसा इकोसिस्टम जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में टाइम बाउंड वैकेंसीज़ निकले, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले, स्किल्ड यूथ को अपनी स्टेट में करियर बनाने का मौका मिले। और और तब गवर्नमेंट से बस एक विनम्र अपील है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ एग्ज़ाम्स मत दिलवाइए, उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए। और जिस तरीके से आपने लास्ट मोमेंट में ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ये सब नहीं, मतलब ठीक है फॉर अ टाइम बीइंग ये सब
चल सकता है, लेकिन रेगुलर जो रिक्रूटमेंट है वो डिज़र्व करते हैं। और ये सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कह रही हूँ मैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ उनको जो ज वो जो डिज़र्व करते हैं वो परमानेंट वैकेंसीज़, जिसके लिए आई थिंक जब आपने भी इंटरव्यू लिया होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि कितना टैलेंट है उनके अंदर और किस तरीके से एक अपॉर्च्युनिटी के इंतज़ार में वो बैठे हुए हैं। और उन्हें बस एक टॉपिक मिलना चाहिए और इस किस तरीके से वो अपनी पूरी की पूरी ज्ञान जो है, अपना पूरा का पूरा ज्ञान वो आपके सामने रख देते हैं। तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल पोज़ीशंस की नहीं बल्कि परमानेंट पोज़ीशंस की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि जो परमानेंट पोज़ीशंस की वैकेंसीज़ का जो आपने ड्राफ्ट निकाला है, आप उस पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। उस पर जल्द से जल्द कुछ चीज़ें धरातल पर लाइए, ताकि जो ये सिर्फ़ 6 सब्जेक्ट्स की बात नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात है, जहाँ पर कैंडिडेट्स अभी भी एक राइट अपॉर्च्युनिटी के लिए बैठे हुए हैं। तो जाते-जाते बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि ये सवाल सिर्फ़ कैंडिडेट्स की नहीं बल्कि बिहार के लाखों युवाओं की है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है हमारी ये आवाज़ सरकार और संबंधित विभागों तक पहुँचे और इन मुद्दों पर कोई गंभीरता से कदम उठाए जाएँ। और जाते-जाते एक वादा करती हूँ कि मैं हर दिन आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आऊँगी, चाहे वैकेंसी हज़ारों पदों की हो या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोज़ीशन की। अगर वो आपके करियर से जुड़ी है, तो उसकी सारी जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी।